हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आईएससी एकेडमी। आज हम क्लास 9th का जो 10th चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो जान लेते हैं। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेविटी। ठीक, ग्रेविटी, व्हाट इज ग्रेविटी। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कहने का मतलब कि अर्थ हर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। तो जो वो फोर्स है अट्रैक्ट करने का, खींचने का जो फोर्स है वही कहलाता है ग्रेविटी। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा कि अर्थ का हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने का, ठीक है, जो फोर्स होता है वो कहलाता है ग्रेविटी। और अगर एग्जांपल की बात करें तो मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, यानी उसका चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है। तो ये क्यों हो पाता है, किस वजह से हो पाता है? तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के कारण ही मून जो है अर्थ का चक्कर लगाता है। ठीक, ग्रेविटी। अब बात यहां पर आती है कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स। जैसे कि अगला टॉपिक है हमारा वो है व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ध्यान रखना, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों अलग हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जैसे कि यहां पर डेफिनेशन दे रखी है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पर बात करें कि यूनिवर्स में, यानी अर्थ, अगर हम बात करें यूनिवर्स में तो अर्थ जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, बहुत सारे प्लैनेट होंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है। ठीक, वो फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, क्लियर हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी सिर्फ अर्थ की, यानी अर्थ का फोर्स, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो यूनिवर्स में जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वो फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल देखें तो सन और अर्थ, सन और अर्थ, अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक, तो बात समझना, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी दोनों सेम नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हमारा अब अगला टॉपिक यही आता है कि आर ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स सेम, तो सीधा सा इसका आंसर होगा नो, क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया कि भैया ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। जबकि अर्थ का जो अपना फोर्स है, या अर्थ का जो फोर्स है जिसकी वजह से वो और सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, वो कहलाता है ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों अलग हैं। ठीक, अगला टॉपिक चलते हैं। व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। इसको हम दूसरे नाम से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये क्या कहता है? तो इस लॉ के अनुसार, इस नियम के अनुसार एवरी बॉडी ऑन अर्थ अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। ठीक है, कहने का मतलब अगर यूनिवर्स में देखोगे तो हर एक बॉडी दूसरे किसी बॉडी को एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है। किससे करती है? एक फोर्स से। और वो जो फोर्स होता है, वो फोर्स जो है वो किसके इक्वल होगा? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, नहीं समझ में आया होगा? ठीक है, मैं इसको विस्तार से बताता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं कोई यूनिवर्स में। ठीक है, दो प्लैनेट मान लो। ठीक है, इसका मास मान लेते हैं हम, इसका मास है m1 और इसका मास है m2। ठीक है, ये दोनों के मास हो गए और इनके बीच की हम डिस्टेंस को मान लेते हैं, मान लो d। क्लियर? तो ये लॉ, नियम ये कहता है कि इनके बीच में, यानी ये दोनों एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होंगे, यानी ये इसको खींच रहा होगा और ये इसको खींच रहा होगा, दोनों एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो वो जो फोर्स है
वो किसके इक्वल होगा, यानी वो जो फोर्स है वो किसके इक्वल होगा। तो वो यहां पर यही बता रहा है इस लॉ में कि वो जो फोर्स होगा इन दोनों के मास, यानी इन दोनों के जो मासेस हैं, यानी इसका मासेस है m1, इसका मासेस है m2, यानी इन दोनों के जो मास हैं उन दोनों के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, उन दोनों के प्रोडक्ट के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसका इनवर्स यानी रिवर्स उल्टा कर दो, उसको अपन में ले जाओ, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और यहां पर हमारा आ जाएगा एक जी। ठीक है, कैपिटल जी, इस जी के बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक, तो ये हमारा नियम ये कहता है, लॉ ये कहता है, ठीक, कि यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है, और वो जो फोर्स होता है उन दोनों के मासेस के डायरेक्टली प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उन दोनों की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो इस प्रकार से यूनिवर्सल लॉ पर हमारा ये फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, इससे हम इनके बीच का जो फोर्स है वो निकाल सकते हैं। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है व्हाट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम इस जी के बारे में बात करेंगे, तो यहां जो ये कैपिटल जी है, ठीक है, ये जो कैपिटल जी है इसे ही कहेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, मतलब इस कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इसको हम पर यानी अगर अपॉन में लिख देंगे, यानी अगर यहाँ पर अपॉन का साइन लगा देते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, तो ये जो कैपिटल जी है या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहें तो उसकी वैल्यू ये होती है। ये होता क्या है, तो इट इज द कांस्टेंट वैल्यू which is taken while calculating gravitational force between two object in universe। ठीक है, तो अभी हमने जैसे कि अपने फॉर्मूले में फोर्स निकाला अभी हमने, तो उसमें यहां पर g आया था और m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम जब ने दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब फोर्स निकाला तो ये उसको कैलकुलेट करने के लिए इस जी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस जी को, इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कभी बदलती नहीं है, फिक्स। इस जी की वैल्यू हमेशा यही आएगी हर जगह पर, कहीं भी आप लोगे तो हर जगह पर इस जी की वैल्यू यही आएगी। ठीक है, तो यही है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, ध्यान रहेगा, एक बार दोबारा सुन लो कि इट इज द कांस्टेंट वैल्यू विच इज टेकन व्हाइल द कैलकुलेटिंग ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। यानी यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स निकालने के लिए हम इस जी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपके पास लिखी हुई है। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस जी की तो वैल्यू याद ही रखना। ठीक, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, ठीक है, तो उस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, यानी वो कहाँ इस्तेमाल होता है या किस उसका यूज कहां पर है, क्या क्यों महत्व है, उसका क्या महत्व है, सिंपल। ठीक, तो कहने का मतलब अगर सोचो ग्रेविटेशनल फोर्स सॉरी ग्रेविटी ना होती तो क्या हम अर्थ पर खड़े रह पाते, नहीं, हम हवा में उड़ने लगते। ठीक, जैसे कि आपने बहुत सी मूवी में देखा होगा कि जहां पर ग्रेविटेशन नहीं होता है तो फिर वहां पर कैसे वो उड़ते रहते हैं हवा में, इसी प्रकार से। तो पहला जो ग्रेविटेशनल का इंपॉर्टेंस है वो यही है कि इसी फोर्स की वजह से हम पृथ्वी से बंधे हुए हैं, यानी पृथ्वी पर चल पाते हैं, अर्थ पर चल पाते हैं। ठीक है, तो द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। फिर अभी हमने पीछे पढ़ा था एग्जाम्पल में कि जो मून है वो अर्थ के चक्कर लगाता है, ठीक है, इसी फोर्स की वजह से। ठीक, और अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगाती है इसी फोर्स की वजह से। ठीक है, और आपने सुना होगा या देखा होगा, कभी देखा तो नहीं होगा, सुना ही होगा कि समुद्र में टाइड्स आते हैं, चक्रवात वगैरह आते हैं। ठीक है, तो वो इसी ज्वार भाटा वगैरह जो होते हैं वो इसी वजह से आते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन की वजह से ही आते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको 4 इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन मिल गए हैं, इन चारों को याद रखना। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं।
व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल क्या है? मुक्त पतन बोलते हैं इसको हिंदी में, मुक्त पतन। तो फ्री फॉल क्या है? सिंपल सा, जब हम किसी भी, लाइक ये मार्कर है, ठीक है, अब मैं इसको ऊपर फेंकता हूं, ठीक है, ऊपर फेंकने के बाद एक निश्चित या एक ऊंचाई तक जाएगा और उसके बाद खुद ब खुद नीचे आएगा। यानी ऊपर को जो मैंने फेंका, इसके ऊपर जो फेंका मैंने, तो ये मेरे बल की वजह से, यानी मेरे फोर्स की वजह से ऊपर गया। तो जहां एक हाइट तक पहुंचने के बाद, उसके बाद ये खुद ब खुद फिर नीचे आएगा। यानी अब मैंने, मेरा फोर्स खत्म हो चुका है। अब जो ये नीचे गिर रहा है, किसकी वजह से गिर रहा है? ग्रेविटी की वजह से, यानी जो इसको अर्थ अट्रैक्ट कर रही होगी वो। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस पोजीशन में, यानी जब उस पर कोई बाहरी बल यानी आउटसाइड फोर्स कोई भी इस पर काम ना करे, फ्रीली नीचे गिरता रहे, उसे कहते हैं फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल का मतलब समझ में आ गया कि जहां पर मान लो आपने, जिस पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई भी बल ना लग रहा हो, कोई भी फोर्स ना लग रहा हो, और वो सीधा बस ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा हो, सिर्फ ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, तो उसे कहते हैं फ्री फॉल। ठीक है, तो व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट falls towards earth due to gravitational force of earth and without any other force acting on it is called free force। ठीक है, बात समझ में आ गई? फ्री फॉल क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सीधा पृथ्वी की तरफ आए, अर्थ की तरफ आए, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है, तो वो फ्री फॉल होता है, मुक्त अवस्था में होता है। ठीक, अगला पॉइंट, What is meaning of acceleration due to gravity? ठीक है, देखो जब ये नीचे जाएगा, जब ये मार्कर अगर मैं किसी को फेंकता हूं नीचे, तो जब ये नीचे जाएगा तो एक्सेलरेशन पढ़ा होगा आपने, तो ये इसकी स्पीड या वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो व्हेन अ बॉडी फॉल ऑन अर्थ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, यानी वेलोसिटी या स्पीड कहें तो इंक्रीज होती है। तो ये जो होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशन जो अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी वजह से होता है। ठीक है, और इस एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। ठीक है, किससे? स्मॉल जी से, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने 8 चैप्टर में, मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, उसका ऐसा यूनिट भी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो आप ये सिंपल से ये समझ लो कि G इक्वल टू ए, G इक्वल टू ए। ठीक है, ये अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी इस G की वैल्यू देखो, ये जितने जितने प्लानेट हैं, हर प्लानेट पे अपना अपना अलग ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो हम ये अर्थ का कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो आप मून पर जाते हो, ठीक है, तो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इतना नहीं होगा, इसके मुकाबले क्या होगा? वो कम होगा। ठीक है, तो आप देखोगे अगर हम यहाँ पे अर्थ पर अगर आप थोड़ा सा उछलते हो तो थोड़ी हद तक जाओगे, लेकिन वहीं उसी फोर्स से अगर आप मून पर उछलते हो तो शायद उससे बहुत ज्यादा ऊपर जाओगे। ठीक, क्योंकि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के मुकाबले कम है। ठीक, तो ये है जी। अब ध्यान रखना, इसी जी की वजह से, इसी ग्रेविटेशन की वजह से हमारा जो वेट या बोले वेट जो होता है अर्थ के मुकाबले 1/6। कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि मून पर और अर्थ पर, ठीक है, 1/6 का, यानी अगर आप मान लो एग्जांपल के तौर पर, अगर आप यहां पर 60 किलो के हो, कितने के हो? 60 किलो के हो। ठीक, और अगर आप मून पर जाकर अपना वजन करते हो तो वहां पर आप 6 किलो के ही रह जाओगे। कितने के? 6 किलो के, यानी पृथ्वी का 1/6, यहां पे 60 थे तो उसका 1/6 यानी 6 किलो के हो जाओगे। कैसे 6 किलो के हो गए? ठीक, क्या मतलब यहां मान लो यहां पर हमारे शरीर में 206 हड्डियां थी, क्या चांद पर जाकर 106 रह जाएंगी क्या? नहीं ना। ये कैसे हुआ? तो देखो, ये हुआ है हमारा वजन जो कम हो पाया है, ये हो पाया है इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, यानी इस जी की वजह से, क्योंकि वहां पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स यहां के मुकाबले कम है। ठीक, तो अभी इसके बारे में हम और बात करेंगे। तो स्मॉल जी की, इसकी वैल्यू जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग होगी, यानी अर्थ की तो इतनी है, ठीक है, अर्थ की इतनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अलग अलग जगह, यानी अगर मून की बात करें तो उसकी अलग होगी। ठीक है, चलते हम अपने अगले टॉपिक पर। एग्जाम्पल के तौर पर कि हम एक स्टोन को, ठीक है, यानी पत्थर को और एक पेपर को, दोनों को एक साथ फेंकते हैं, दोनों को एक साथ फेंका, छोड़ दिया, यानी कि
तो उनमें से पहले नीचे कौन आएगा, ठीक है, पहले कौन आएगा। तो ज्यादा सब जानते होंगे इसका आंसर कि भैया स्टोन पहले आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टोन भारी है, जल्दी आ जाएगा। अगर ये जी, स्मॉल जी यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी ग्रेविटी ना होती तो ये दोनों चीजें एक साथ नीचे आती। कितने आती? एक साथ, ठीक है। यहां पर वजन से कुछ नहीं मतलब होता, देखो क्या होता, ये तो पृथ्वी का अपना एक बल है, यानी पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। अगर हम स्टोन और एक पेपर इन दोनों को साथ में फेंकते हैं, ठीक है, दोनों को साथ में छोड़ दिया, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, स्टोन ज्यादा भारी होता है, तो ये पहले गिर जाएगा और ये बाद में थोड़ा सा आएगा। क्यों? क्योंकि हवा भी इस पर प्रेशर लगा रही होगी, हवा, इसका एरिया ज्यादा होगा तो हवा इसको ऊपर उठा रही होगी। लेकिन अगर हम किसी भी फोर्स को छोड़ दें कि भाई इस पर कोई भी आउटसाइड फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ जितना भी फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, तो ये दोनों साथ साथ गिरती। ये दोनों क्या गिरती? साथ साथ गिरती। जैसे कि देखो यहाँ पे साफ बता रखा है कि भाई व्हाई डज स्टोन फॉल ऑन अर्थ क्विकली बट पेपर टेक्स टाइम टू फॉल, के अर्थ पर अगर हम फेंकेंगे दोनों को तो पेपर बाद में आएगा जबकि स्टोन पहले आ जाएगा। क्यों? इट इज बिकॉज पेपर फेस मोर एयर रेजिस्टेंस कंपेयर टू स्टोन, ठीक है। कहने का मतलब एयर जो है इस पर ज्यादा बल लगा रही होगी, इसको रेजिस्ट कर रही होगी, इसको ऊपर उठा रही होगी, क्योंकि इसका मास कम है, हल्का है ये, ठीक है, तो ये ऊपर उड़ रहा होगा हवा की वजह से। जबकि इसका मास ज्यादा है तो हवा इस पर फोर्स लगा भी रही होगी, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये तो जल्दी आ जाएगा लेकिन ये बाद में जाएगा, ठीक है। तो पेपर हैज लेसर मास कंपेयर टू इट्स सरफेस एरिया, सो इट फेसेस मोर एयर रेजिस्टेंस एंड हैंस फॉर स्लोली। तो स्टोन हैज मोर मास कंपेयर टू इट्स सरफेस एरिया, सो इट फेसेस लेसर एयर रेजिस्टेंस व्हाइल फॉलिंग डाउन एंड हैंस फॉल क्विकली। सिंपल कि भैया इस पर हवा इसको रेजिस्ट कर रही होगी, इसको उड़ा रही होगी, लेकिन स्टोन को उड़ा नहीं पाएगी। लेकिन मैंने अभी यहाँ पे एक बात बताई कि अगर कोई आउटसाइड फोर्स काम ना करे, यानी सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही हो, ठीक है, तो फिर ये दोनों साथ साथ गिरेंगे, एक साथ, ठीक है। कितनी भी ऊंचाई से फेंके दोनों साथ ही गिरेंगे। अगला टॉपिक, आपने 8 चैप्टर में इक्वेशन पढ़ी होंगी मोशन वाली, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि स्मॉल जी इक्वल टू ए, ठीक है, कि जी को क्या मान लो, ए मान लो, ठीक। और अब जैसे कि हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कि एस को हम डिस्टेंस बोलते हैं, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस को अगर यहां पर एच मान लिया, यानी ऊंचाई तक मान ले, क्या मान ले, ऊंचाई। तो जी को ए को जी में और एस को एच में कन्वर्ट करो तो आपके पास ये फॉर्मूले बने होंगे, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक। तो यहां पर जैसे कि आपने पहले पढ़ा था कि यू का मतलब था इनिशियल वेलोसिटी, वी का फाइनल, ए का एक्सेलरेशन, टी का टाइम एंड एस का डिस्टेंस। और यहां पर जब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं तो आप देखोगे कि यू वही है, फाइनल, वी फाइनल है, और जी का मतलब हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है, टाइम, और एच का मतलब हो गया हाइट। तो इस प्रकार से आपके पास नए 3 फॉर्मूले भी बन गए हैं, ठीक। अब अगला टॉपिक हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या इंपॉर्टेंट बोले बहुत ज्यादा, ठीक है, कि मास में और वेट में क्या फर्क है। तो जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर आप जो है यहां पर 60 किलो के हैं तो चांद पर जाकर 6 किलो के रह जाएंगे। कितने के रह जाएंगे? 6 किलोग्राम के रह जाओगे। क्यों? वजह क्या हुई? तो क्या अब देखो वजन ही कम हुआ है हमारा, मास में कोई फर्क नहीं आया है। मतलब कहने का मतलब अगर यहां पर थे आपके शरीर में 106 हड्डियां थी, 206 सॉरी, तो चांद पर जाकर भी 206 ही रही होंगी, मास में कुछ कमी नहीं आई होगी, ठीक है, मास तो उतना ही रहा होगा। लेकिन हमारे वेट में कमी आई है, और ये वेट में जो कमी आई है वो आई है जी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। तो यहां पर हम इसी आधार पर मास के अंदर मास और वेट का डिफरेंस करते हैं, ठीक है। तो मास जो होता है इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, यानी एक बॉडी के अंदर कितना मैटर है, सब चीज,
क्या इस बॉडी के अंदर क्या क्या है, जैसे कि तो हड्डियां हैं, हर चीजें हैं, ठीक है, उतनी रहेगी। तो इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, यानी एक बॉडी के अंदर कितना मैटर है। जबकि वेट जो होता है वो ड्यू टू एक्सेलरेट, ठीक है, अर्थ का सेंटर जो होता है, यानी इट इज अ फोर्स बाय विच बॉडी इज अट्रैक्ट टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी जो वेट होगा वो अर्थ पे जो ग्रेविटेशन है उसकी वजह से होगा। सोचो अगर ग्रेविटी ही ना होती तो क्या हमारा वजन तुल पाता है? हमारा वजन तो होता ही नहीं कुछ, हम तो उड़ते रहते, जीरो निकल के आता। यानी ग्रेविटी है तो ही हमारा वजन है, अगर ग्रेविटी नहीं है तो हमारा वेट है ही नहीं, ठीक। तो जो वेट होता है वो किसकी वजह से हो पाता है? ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, जो हमारा अर्थ का जो फोर्स है उसकी वजह से। अगला पॉइंट कि मास का जो एसआई यूनिट है, यानी मास को जो नापा जाता है वो नापा जाता है किलोग्राम में, ठीक है, जबकि जो वेट है उसका जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन, ठीक। अब मास ऑफ अ बॉडी रिमेन कांस्टेंट। अभी मैंने बताया कि मास, आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, मास सेम रहेगा, जबकि जो वेट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप पृथ्वी पर हो तो 60 किलो के हो और मून पर जाओगे तो 6 किलो के हो, ठीक। तो वेट जो होता है वो अलग अलग होता है। इसके बाद मास ऑफ अ बॉडी इज सेम ऑन अर्थ एंड मून। जैसे कि यहां पर अब आ गया कि जो आपका मास होगा, बॉडी का जो मास, किसी भी बॉडी का मास, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोई भी चीज ले लो, तो उसका जो मास होगा जितना अर्थ पर है उतना ही मून पर होगा, ठीक है। जबकि वेट जो होगा 1/6 होगा। कितना होगा? 1/6, ठीक है। मास ऑफ बॉडी कैन नेवर बी जीरो, यानी किसी भी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता। यानी कोई चीज बनी है तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ही होगा, कुछ ना कुछ मैटर तो उसके अंदर होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन किसी बॉडी का जो वेट है वो क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर ग्रेविटी ही ना हो तो आपका वजन कुछ नापा ही नहीं जाएगा, ठीक। मास इज स्केलर क्वांटिटी, ये आपने 8th चैप्टर में पढ़ा होगा, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो मास जो होता है वो होता है एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि जो वेट होगा वो होगा वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसके अंदर आपका मैग्नीट्यूड भी होगा और एज वेल एज डायरेक्शन भी, ठीक। तो आई होप मास में और वेट में आपको अंतर समझ में आया होगा, डिफरेंस, ठीक है। इसी प्रकार से एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस और हम डिस्कस कर लेते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी के अंदर, कैपिटल जी और स्मॉल जी। तो कैपिटल जी को जैसे कि हमने पढ़ा था अभी पीछे, और स्मॉल जी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कैपिटल जी की वैल्यू जैसे कि हमने पीछे लिखवा दी थी कि 6.67 × 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है, ठीक है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्सेलरेशन की बताई थी हमने वो क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, कैपिटल जी की बात करें तो इसकी वैल्यू जो है हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी एवरीवेयर, ठीक है, हर जगह पर क्या रहेगी? सेम रहेगी। जबकि स्मॉल जी की वैल्यू क्या बताया था? वेरियस प्लेस पर अलग अलग होगी, ठीक है, बदलती रहेगी। अब कांस्टेंट यानी कैपिटल जी की जो ऐसा यूनिट है दिखा रखा है आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो क्या, ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है यानी कैपिटल जी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि स्मॉल जी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थी इस चैप्टर की कुछ छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें, ठीक है। और अब इन बातों पर ही कुछ न्यूमेरिकल्स बनेंगी, कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, तो जिन्हें हम अगली वीडियो में कराएंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपनी इस वीडियो के सेकंड पार्ट में।